हार तो बस एक इतिहास है, भविष्य एक और प्रयास है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका टॉपिक है मानव जनन तंत्र। इस टॉपिक को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक डिटेल को समझेंगे और अंत में कुछ एमसीक्यू भी करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। वीडियो की परीक्षा हो या पीसीएस 2023 की परीक्षा हो, एसएससी जीडी की परीक्षा हो, एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो या मुख्य सेविका की भर्ती की परीक्षा हो या हाई कोर्ट की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में साइंस का कुछ ना कुछ पोर्शन दिया गया है, तो वहां से प्रश्न बनेंगे। मानव जनन तंत्र एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। क्लियर है आपको? तो एक बार फिर से आपका महा रिवीजन बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्विक रिवीजन होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती 2022 की चक्षु प्रकाशन की नंबर 1 बुक आई है, जिसमें आपको ग्रुप सी व ग्रुप डी पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इसमें आपको 2450 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2 सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे और नए सिलेबस पर आधारित पूरा आपको कंटेंट मिलेगा। इसमें आपको हिंदी से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा, रीजनिंग से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा, अंग्रेजी से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा और गणित से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा। तो एक ही किताब में आप पूरी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छी भर्ती है। अगर आप एक अच्छी किताब की तलाश में हैं तो चक्षु प्रकाशन की ये बुक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो नज़दीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी आप इसे खरीद सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। तो इससे पहले कि आज का आपका टॉपिक शुरू किया जाए, आज का आपका प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है आपका 19, बी है 18, सी है 22 और डी है आपका 16। तो बताइए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है 19, 18, 22, 16। सही उत्तर अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो के अंत में मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊंगा। तो आज का आपका टॉपिक है मानव जनन तंत्र। क्लियर आपको? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे ताकि आज के बाद आपको फिर कभी दोबारा इस टॉपिक को पढ़ना ही ना पड़े। क्लियर आपको? तो बहुत अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे यहां से। अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जनन सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है, जिसमें एक जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। क्लियर आपको? जनन क्या है? सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है, जिसमें एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। मानवों में लैंगिक यानी कि सेक्सुअल जनन पाया जाता है। यह द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है, जिसमें नर युग्मक के तौर पर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं तथा मादा अंडों यानी कि मादा युग्मक का निर्माण करती हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। क्लियर है आपको? एक एक पॉइंट बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे और हर चीज आपको समझ में आएगी। यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी है, बस आपको समझना है, पढ़ना है। क्लियर आपको? बस आप इसको 2 बार पढ़ लेंगे ना तो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और कभी भी कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लैंगिक जनन हेतु इसके लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि, जिसे यौवनारंभ प्यूबर्टी कहा जाता है, में होता है। क्लियर आपको? यौवनारंभ यानी कि जब आपकी प्यूबर्टी होती है, पुबर्टी जो भी आप इसको पढ़ते हो। लैंगिक जनन हेतु इसके लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि, जिसे यौवनारंभ कहा जाता है। क्लियर आपको? तो उस अवस्था में होता है जिसे यौवनावस्था भी कहते हैं,
जब शुरू होती है लड़के और लड़कियों में अलग अलग आयु में ये देखने को मिलती है। लड़कियों में यौवनारंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है तथा लड़कों की यह 13 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है। इस अवधि में मनुष्य की संवेदनाओं तथा उसके बौद्धिक व मानसिक स्तर में परिवर्तन आता है। क्लियर आपको? तो लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की आयु में आती है, उससे पहले नहीं आती है। क्लियर आपको? इस अवधि में मनुष्य की संवेदनाओं तथा उसके बौद्धिक व मानसिक स्तर में परिवर्तन आता है। अब बात करेंगे नर जनन तंत्र की, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। नर जनन अंगों को प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभेदित किया जाता है। क्लियर आपको? नर जनन अंगों को प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभेदित किया जाता है। कौन कौन से अंग प्राथमिक हैं, द्वितीयक हैं, वो अभी हम अलग जानेंगे। ये एक नर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पुरुष जनन तंत्र है। क्लियर आपको? ये शुक्राशय है, यहाँ पर ये मूत्राशय, ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये सिसन है, ये मूत्र मार्ग है, ये वृषण है, ये वृषण कोश है, ये शुक्र वाहिनी है, ये मूत्र नलिका है। क्लियर है आपको? तो ये कुछ इस तरह का चित्र होता है नर जनन अंगों का। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग का। ये क्या होते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये वे अंग छोटे होते हैं जो या तो लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण करते हैं, साथ ही ये कुछ हार्मोन का स्रावण भी करते हैं। ये अंग जनद या गोनड्स कहलाते हैं। क्लियर है आपको? नर में जनद वृषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृषण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। तथा नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्लियर आपको? जो नर जनन कोशिका होती है वो शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होती है। ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। क्लियर आपको? वृषण के दो भाग होते हैं, प्रथम जो शुक्राणु निर्माण करता है तथा द्वितीय अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। तो पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसे पुरुष हार्मोन भी कहते हैं। महिलाओं में भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर आपको? तो वृषण के दो भाग होते हैं, प्रथम जो शुक्राणु निर्माण करता है तथा द्वितीय अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। क्लियर है आपको? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बनते हैं। अब बात करते हैं शुक्राणु की। ये क्या होता है? तो इसकी लंबाई 5 माइक्रोन होती है। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहते हैं। मैथुन के बाद यानी कि संभोग या सेक्स के बाद स्त्रियों में 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। क्लियर आपको? तो अब बात करेंगे हम द्वितीयक लैंगिक अंग के। क्लियर है आपको? द्वितीयक लैंगिक अंग की अब हम बात करेंगे, जिसे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जो भी अंग जनन तंत्र में कार्य करते हैं उन्हें द्वितीयक लैंगिक अंग कहा जाता है। क्लियर आपको? तो प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जो भी अंग जनन तंत्र में कार्य करते हैं उन्हें द्वितीयक लैंगिक अंग कहा जाता है। द्वितीयक अंग कौन निम्न है? क्लियर आपको? कौन कौन से हैं? ये पुरुषों की बात हो रही है। पुरुषों में होता है वृषण कोश, शुक्रवाहिनी होती है, शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, मूत्र मार्ग होता है और शिशिन होता है। क्लियर है आपको? तो ये द्वितीयक अंग होते हैं। अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो स्त्रियों में भी जनन तंत्र को प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभेदित किया जाता है। क्लियर आपको? ये मादा जनन तंत्र का एक चित्र है जिसमें आप ये अंडवाहिका देखेंगे, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं अंडवाहिका को, और अंडाशय दिखेंगे। 2 अंडाशय होते हैं, एक ये इधर होता है और एक ये इधर होता है। क्लियर है आपको? ये गर्भाशय है ये पूरा, और इसको ग्रीवा कहते हैं, और ये योनि है। क्लियर है आपको? तो प्रथम यह मादा जनन कोशिकाओं यानी कि अंडाणु का निर्माण करता है। क्लियर आपको? द्वितीय क्या कार्य होता है इसका? द्वितीय यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर भी 2 हार्मोन का निर्माण करता है। कौन कौन से हार्मोन है? एक तो एस्ट्रोजन है आपका, तथा दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। क्लियर आपको? प्रोजेस्टेरोन। क्लियर आपको? ये 2 हार्मोन का निर्माण करता है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग की। मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द्वितीयक लैंगिक अंग की।
तो नर की भांति ही स्त्रियों में प्राथमिक अंगों के अलावा जनन कार्यों की मदद करने वाले अंग द्वितीयक अंग लैंगिक अंग कहलाते हैं। क्लियर आपको? जो अंग होते हैं वो द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका अंडवाहिनी जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, दूसरा होता है गर्भाशय जिसे यूट्रस कहते हैं, और तीसरा होता है योनि जिसे वर्जाइना कहते हैं, ठीक है, या वैगिना कहते हैं। क्लियर आपको? अब बात करते हैं यौन संचारित रोग। ये कौन कौन से होते हैं? तो क्लाइमाइडिया होता है, ये जीवाणु जनित रोग है। दूसरा होता है एचपीवी, ये सिस्ल कैंसर है। तीसरा है सिफिलिस, ये जीवाणु जनित रोग है। और चौथा आपका है एचआईवी जिसे एड्स भी कहते हैं, वायरस जनित रोग है। क्लियर आपको? और एक होता है गोनोरिया, ये जीवाणु जनित रोग है। तो ये 5 रोग हैं जो यौन संचारित रोग होते हैं। इनके बारे में भी आप जानकारी रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को, जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा और आपका एक टॉपिक का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा संक्षेप में। तो प्रश्न है आपका पहला, निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं? ऑप्शन ए है आपका वृषण कोष, बी है अंडाशय, सी है वृषण और डी है आपका बी व सी दोनों। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं? तो पहले का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। स्त्रियों में अंडाशय होता है और पुरुषों में वृषण होता है। ये क्या होते हैं? ये प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रमुख मानव नरलिंग हार्मोन है, बताइए प्रमुख मानव नरलिंग हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका एस्ट्रोजन, बी है प्रोजेस्टेरॉन, सी है टेस्टोस्टेरॉन और डी ऑप्शन है आपका बी व सी दोनों। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रमुख मानव नरलिंग हार्मोन है। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये प्रथम मानव नरलिंग हार्मोन है, यानी कि पुरुष लिंग हार्मोन है। क्लियर आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, माता में प्लेसेंटा का रोपण कहां होता है? अंडवाहिनी में होता है, योनि में होता है, गर्भाशय में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? माता में प्लेसेंटा का रोपण कहां होता है? तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, गर्भाशय में होता है। क्लियर है आपको? गर्भाशय में होता है प्लेसेंटा का रोपण। अगला प्रश्न है आपका, नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं, बताइए नर में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? ए ऑप्शन में है आपका XX, बी ऑप्शन में है XY, सी ऑप्शन में है Y और डी ऑप्शन में है आपका X। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, XY होते हैं। क्लियर है आपको? महिलाओं में XX होते हैं और पुरुषों में XY होते हैं। क्लियर है आपको? और ये जो बाई गुणसूत्र होता है ये कारक होता है जो गर्भ में पल रहा शिशु लड़का बनेगी या लड़की। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, नारी विकास हार्मोन है, बताइए नारी विकास हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए एंड्रोजन, बी एस्ट्रोजन, सी रिलेक्सिन और डी आपका है ग्लूकोगोन। बताइए ग्लूकोगोन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नारी विकास हार्मोन कौन सा है? तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये नारी विकास हार्मोन कहलाता है। क्लियर आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के प्रश्नों के उत्तर की। क्लियर आपको? आज के प्रश्नों की उत्तर की बात करेंगे। आज का प्रश्न था आपका, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? बताइए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन था आपका 19, बी ऑप्शन था 18, सी ऑप्शन था 22 और डी ऑप्शन था आपका 16। तो इसका सही उत्तर आपका सी ऑप्शन है 22। क्लियर आपको? संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन मानव जनन तंत्र के बारे में। जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण था एक एक चीज आपको बताने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी और मानव जनन तंत्र को आपने एक एक चीज को देखा होगा और समझा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपके सभी डाउट दूर किए जाएंगे। लगातार पढ़ते रहिए, फोकस बनाकर रखिए और अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि जितना आप अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी प्लानिंग के साथ जुड़े रहेंगे, निश्चित रूप से आप अपनी सफलता के उतने ही करीब पहुंच रहे होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो 5 MCQ आपको कराए गए हैं उनमें से कितने आपके सही हुए हैं और
आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कोई अन्य टॉपिक का वीडियो पाना चाहते हैं, उसका टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बताएंगे तो कोशिश की जाएगी कि आपके जो जरूरत है उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा MCQ से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी।